प्री लॉन्च जी हाँ, प्री लॉन्च गुड़गांव में अब बेशुमार आ चुके हैं। क्या आपने भी प्री लॉन्च सुने हैं? आज मैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्री लॉन्चेस हो रहे हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। क्या रेरा की रूलिंग है प्रोजेक्ट लॉन्च को लेकर, वो भी आपको बताऊंगा। और क्या पेनल्टी क्लॉज है गलत करने पर, वो भी बताऊंगा। और अथॉरिटी क्यों अब तक सो रही है, उसके ऊपर भी प्रकाश डालूंगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। प्री लॉन्च, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, आपके पास बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे होंगे कि प्री लॉन्च बुकिंग हो गई है, 10 लाख दो, 15 लाख दो, 20 लाख दो और उसके ऊपर बेशुमार पैसा कमाओ। क्या स्कीम आ रही है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऐसी कौन कौन सी स्कीम्स आपके पास अब तक आई हैं और या एजेंट्स आपको फ़ोन करके कोट कर रहे हैं। ऐसी स्कीम्स की भरमार लगी हुई है इस टाइम पर और सब इस बुल रन में भाग रहे हैं कि किसी तरह हमारी बुकिंग लग जाए, क्योंकि एक ऐसा ऑरा क्रिएट हो चुका है कि सबको लग रहा है कि कहीं ये बस मिस ना हो जाए। कोविड के बाद से रियल एस्टेट सेक्टर ने बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन क्या ये बस आपकी मिस हो रही है? आपको इसका डर है या ये ऐसा आपको क्रिएट किया जा रहा है? देखिए, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और रूटीन प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। आपको देखना है सही प्रोजेक्ट कौन है। आपको इस बुल रन में नहीं भागना है। ऐसी ऑफर्स आपके पास आती रहेंगी, जैसे कि आपको 65 लाख रुपीस बुकिंग के टाइम पे करना है और वो भी कैश में पे करना है। आपका जो चेक होगा वो नॉन बैंकेबल लगेगा। जब रेरा आ जाएगा तब चेक आपको बैंक किया जाएगा आपका। या फिर आप जिस प्रोजेक्ट के बारे में आपको कोट किया जा रहा है उसका कोई प्राइस नहीं है, एक प्राइस की रेंज है। फॉर एग्जांपल 15 से 17 या 20 से 22 या 25 से 28 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस आएगा और साइज इस रेंज में आएगा। साइज का भी एक आइडिया दे दिया जाता है आपको कि 2800 से 3000 या 2000 का साइज आने वाला है और कौन से सेक्टर में है ये आपको बता दिया जाता है। कितनी लैंड है ये आपको नहीं पता, कितने नंबर ऑफ फ्लोर्स बनने वाले हैं ये आपको नहीं पता, उस एरिया की FAR क्या है ये भी आपको नहीं पता, क्या वो TOD जोन के अंदर आता है नहीं आता है, कितने नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स बनने हैं उसके अंदर, उसकी प्रॉपर लोकेशन क्या है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, ये सब से आप नदारद। आपको कुछ नहीं पता कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन आप भी बुल रन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि हमारी बुकिंग लग जाए। क्या मेरे पास 10 लाख रुपए है तो मैं 10, 20, 25 जो भी आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसके बाद आप वहाँ से एक अच्छी खासी मोटी रकम लेके बाहर आ जाएं। यही बुल रन आपने सुना होगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसे कोई भी स्कीम जिसमें आपको चेक देना है, उसके अगेंस्ट में आपको प्रायोरिटी नंबर मिल रहा है या बोगस पेमेंट बोगस लोगों के पास में जा रही है, ये सारी पॉन्जी स्कीम्स हैं। क्विक मनी नहीं है। आपको ऐसे किसी भी फ्रॉड में नहीं फंसना है। आपका उसके बाद भी विश है तो मैं आपको मना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपको ऐसे फ्रॉड में घुसने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए। डेवलपर के BBA को पढ़ लेना चाहिए कि उसके अंदर आखिर क्या क्लॉज है, कैसे आप लॉक हो रहे हैं, क्या आपको फ्यूचर में ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन है भी। मैं मान लेता हूँ कि बुल रन में आपने पेमेंट लगाई, बुकिंग की और प्रीमियम आ गया, लेकिन अगर डेवलपर का ट्रांसफ़र क्लॉज ही आपको अलाउ नहीं करता कि आप प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं, तो भी आप लॉक हो गए। आपको सारी पेमेंट करनी पड़ेगी। रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से 10% ऑफ द प्रॉपर्टी कॉस्ट आपकी चली जाएगी। तो ये आपको पहले समझना है। इस बुल रन में घुसने से पहले आपको इन चीज़ों को समझना है। सुनी सुनाई बातों पे मत जाइए, क्योंकि ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होगी कि अभी आप पैसा लगाइए, बुकिंग अमाउंट दीजिए, मैं आपका 5000 रुपये पर स्क्वायर फीट ऊपर एडिशनल प्रीमियम दिलाऊंगा और वो मैं बेच के बाहर कर दूंगा आपको, मतलब 5000 रुपये। आप एक बात छोटी सी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्या क्विक मनी है? अगर क्विक मनी है तो क्यों नहीं एजेंट्स सारे या डेवलपर सारे अपना ही पैसा लगा के क्यों नहीं उसे होल्ड कर लेते? प्रैक्टिकल है, क्विक मनी नहीं है। ये एक फंसाने का तरीका है कि आप आज फंस जाइए,
उसके बाद कल क्या होगा आपके साथ वो आपको खुद बेयर करना है, उस पर किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होगी। क्यों आपको कोर्ट के चक्कर जाके इसको जस्टिफाई करना है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी X पर्सन की है, Y पर्सन की है? मेरे को लगता नहीं कि इस चीज़ की कोई ज़रूरत होनी चाहिए कि हम बाद में ब्लेम गेम करें। क्यों नहीं हम खुद सजग हो जाएं और चीज़ों को समझें कि आखिर प्रैक्टिकल क्या है, हमें क्या करना है, क्विक मनी है नहीं है। क्योंकि अगर इतनी ही इजी मनी होगी तो शायद देश हमारा कई मैनीफोल्ड्स इस टाइम पे टर्न अप हो चुका होता। लेकिन प्रैक्टिकल ये है कि इस टाइम गवर्नमेंट इकोनॉमी को सुधारने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रही है। G20 भी आया तो G20 पे भी बहुत सारे स्टेप्स ऐसे लिए गए। तो क्लीन मार्केट रेरा आने के बाद काफ़ी हुई है, लेकिन आप ऐसे अगर बुल रन में फंसते चले जाएंगे तो कहीं हद तक रेरा भी बहुत सारी चीज़ें ठीक नहीं कर पाएगा। तो यहाँ आपको सेल्फ रेगुलेट होने की ज़रूरत मेरे को ज़्यादा दिखती है। कोई भी प्रोजेक्ट जब बुकिंग के लिए आपको ऑफ़र किया जाता है, प्राइस बताया जाता है, रेंज बताई जाती है, एरिया बताया जाता है, तो ये सारी चीज़ें कहीं हद तक डेवलपर्स द्वारा ही मार्केट में फ्लोट की जाती हैं। कहीं हद तक डेवलपर्स मार्केट का इंटरेस्ट भी चेक करता है कि कितना रिस्पांस मेरे पास आ रहा है। अगर रिस्पांस अच्छा है तो डेवलपर रेट उसी हिसाब से ओपन करता है। अगर रिस्पांस ख़राब है तो डेवलपर कई बार रेट को मार्केट में जो अप्रॉक्सीमेटली मार्केट का कॉम्पिटिटिव रेट है उस हिसाब से प्रोजेक्ट को लॉन्च करता है। तो मार्केट टेस्ट टेक्निक भी है ये। लेकिन ऐसे में मार्केट में इतना ज़्यादा बज़ क्रिएट हो जाता है, एजेंट्स इतनी ज़्यादा मारामारी करने लग जाते हैं कि बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाती हैं प्रोजेक्ट में। मान लीजिए 400 अपार्टमेंट है, 4000 एप्लीकेशंस आ गई, 10 टाइम्स 20 टाइम्स एप्लीकेशन आने लग जाती हैं। तो ऐसे केस के अंदर ये इन्फॉर्मेशन जो डेवलपर द्वारा दी जाती है वही आपको एक आइडिया के तौर पे बताया जाता है। तो आप उस आइडिया के हिसाब से अपने आप को एज्यूम करते हैं कि अगर मैंने ये प्रोजेक्ट नहीं लिया तो मेरी बस मिस हो जाएगी। तो ऐसे वो डेवलपर या वो एजेंट जो ऐसे प्रोजेक्ट बेच रहे हैं, क्या वो वाकई में रेरा अप्रूव्ड एजेंट्स हैं या रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं, या उन डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स को रेरा ने अप्रूव किया है? नहीं, ऐसे प्री लॉन्चेस अप्रूव नहीं हैं। मेरे पास इसका आज तक आंसर नहीं है कि उसके बावजूद भी क्यों एजेंट्स और डेवलपर इस प्री लॉन्च टेक्निक को बार बार यूज़ कर रहे हैं। क्यों जो मार्केट इतनी अच्छी हो चुकी है उसको क्यों ख़राब करने में लगे हुए हैं। आप लोगों को याद होगा पहले भी जब रियल एस्टेट मार्केट गिरी है ऐसे ही बबल्स क्रिएट किए गए और लास्ट में आकर साइफन ऑफ फंड्स हुए, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में पैसे इन्वेस्ट किए गए। होम बायर्स और इन्वेस्टर्स के पैसे को ताक पे रख के अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करके पैसे को साइफन कर दिया गया और कहीं हद तक वो प्रोजेक्ट कभी लॉन्च नहीं हुए। डेवलपर्स की लैंड इन्वेस्टमेंट ज़रूर रिटर्न लेके आ गई, लेकिन बायर को अपने पैसे रिकवर करने के लिए कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। आज मैं ऐसे बहुत सारे होम बायर्स को जानता हूं जो 50% एडवोकेट बन चुके हैं विदाउट एनी डिग्री, क्योंकि उन्होंने इतनी पढ़ाई कर ली है। लेकिन जो बैलेंस 50% जो अभी एडवोकेट नहीं बने हैं वो आज भी ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या आपको भी एडवोकेट बनने का शौक है? मुझे लगता है कि नहीं। अगर आपको एडवोकेट बनना है तो ऐसे अपने पैसे फंसा के एडवोकेट मत बनिए। आप प्रॉपर लॉ की डिग्री लीजिए और फिर आप एडवोकेट बनिए। ये गलत तरीका है फंसने के बाद कानून पढ़ना और समझना। ये मेरे को पर्सनली आप मुझसे पूछें तो सही नहीं है। चलिए अब समझते हैं ऐसे क्या रेरा के पॉइंट्स हैं, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले समझना चाहिए। सिक्योरिटी, सबसे पहली बात आपकी समझने वाली ये है कि रेरा एक्ट के हिसाब से मिनिमम 70% ऑफ द बायर्स इन्वेस्टेड मनी एक सेपरेट एस्क्रो अकाउंट में रखा जाता है और ये मनी बिल्डर्स को कंस्ट्रक्शन और लैंड रिलेटेड कॉस्ट के अगेंस्ट में रिलीज की जाती है। कोई भी डेवलपर प्रॉपर्टी बाइंग के अगेंस्ट में 10% ऑफ द प्रॉपर्टी कॉस्ट एज अ एडवांस पेमेंट ले सकता है। उसके बाद सेल एग्रीमेंट आपको मतलब बायर और डेवलपर को साइन करना और रजिस्टर्ड करवाना मैंडेटरी होता है। सेकंड एस्पेक्ट है ट्रांसपेरेंसी। बिल्डर्स को
ट्रांसपेरेंसी के साथ प्रोजेक्ट रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स को अथॉरिटी में सबमिट करना पड़ता है। रेरा अथॉरिटी के पास सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। बिल्डर को कहीं पर भी उसमें कोई फर्दर फ्यूचर में चेंज होता है तो वहाँ बायर्स का कंसेंट भी लेना ज़रूरी होता है। सेल ऑन कारपेट एरिया, यहाँ डेवलपर को हमेशा प्रॉपर्टी सेल करते टाइम कारपेट एरिया डिस्क्लोज करना मैंडेटरी होता है और प्रोजेक्ट के डिले के केस के अंदर बायर को सारी मनी रिटर्न करने का विद इंटरेस्ट प्रोविजन भी है। अब बात करते हैं क्वालिटी की। जी हाँ, बिल्डर को कोई भी अगर इशू बायर फेस करता है विद इन 5 ईयर ऑफ परचेज तो डेवलपर को उसे रेक्टिफाई करने की ज़रूरत होती है और रेक्टिफाई भी विद इन 30 डेज ऑफ कंप्लेंट करने की ज़रूरत होती है। फिर आपको समझने की ज़रूरत है डेवलपर कब प्रोजेक्ट सेल कर सकता है, उसके पास उसको सेल करने की ऑथराइजेशन कब है। रेगुलेटरी कभी भी किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट को एडवर्टाइज करना, सेल करना या बनाना कभी अलाउ नहीं करता वो प्रोजेक्ट जो रेरा में अब तक रजिस्टर ना हो। रेरा की सख्त गाइडलाइन है कि जब तक आप रेरा के अंदर उस प्रोजेक्ट को रजिस्टर नहीं कर सकते तब तक आप उस प्रॉपर्टी को सेल भी नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन के बाद ही डेवलपर या जो भी सेलिंग एजेंसी है वो एडवर्टाइजमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोजेक्ट के हिसाब से प्रपोज कर सकती है, मतलब लोगों को एक ऑफर दे सकती है कि ये हमारा प्रोजेक्ट है और ये एडवर्टीजमेंट रेरा में हमने ऑलरेडी सबमिट की हुई है और इसको हम अब बुकिंग के लिए ओपन कर रहे हैं। मतलब एडवर्टीजमेंट के ऊपर रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होना भी मैंडेटरी है। नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट के केस में क्या होता है, अब पेनल्टी को समझते हैं कि आखिर एक्चुअल पेनल्टी क्या लगती है। मतलब आप एज अ डेवलपर अगर एडवर्टाइज कर रहे हैं रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को जो अब तक रजिस्टर नहीं हुआ है, मतलब प्रोमोटर जो है अब तक रजिस्ट्रेशन करने में फेल रहा है, तो सेक्शन 59(1) ऑफ द एक्ट के अनुसार पेनल्टी अप टू 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट और डिटरमाइंड बाय द रेलेवेंट अथॉरिटी के हिसाब से पेनल्टी लगती है। अब समझते हैं एजेंट के ऊपर क्या पेनल्टी लगती है। ऐसे एजेंट जो नॉन रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट की अगर एजेंट सेल कर रहा है तो यहाँ पर एजेंट को अलाउ नहीं है। सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट, एजेंट ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट को सेल नहीं कर सकता जिसकी रेरा में अप्रूवल नहीं है। मतलब एजेंट किसी भी तरह से फैसिलिटेट नहीं कर सकता है परचेजर को अनरजिस्टर्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। उनके पास प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद होने चाहिए। रियल एस्टेट एजेंट को अवॉइड करना चाहिए ऐसे किसी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को जिसमें फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्विसेज हो। आप फॉल्स अप्रूवल्स, एफिलिएशन और एडवर्टाइजिंग और नॉन एग्जिस्टेंट ऑफ प्रोजेक्ट के केस में एज अ एजेंट आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप तब भी कर रहे हैं तो सेक्शन 9 एंड 10 के हिसाब से आपको 10,000 रुपये पर डे ऑफ डिफ़ॉल्ट और ये भी पॉसिबल है कि अप टू 5% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पेनल्टी लग सकती है। अब मेरा क्वेश्चन अथॉरिटी से है कि क्या अथॉरिटी अभी भी सो रही है? रेरा आए हुए 6 साल हो चुके हैं, क्यों रेरा खुद आके इनिशिएट नहीं कर सकता? मैं जानता हूं कि रेरा में आपको कंप्लेंट करनी पड़ेगी अगर ऐसी कोई भी इलीगल एक्टिविटी आप देख रहे हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि यहाँ रेरा को, चूंकि मार्केट रियल एस्टेट की बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी आई है, लेकिन यहाँ अथॉरिटी को भी ऐसे केसेस का संज्ञान खुद लेना चाहिए। ऐसे अनअप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स जो डेवलपर सेल कर रहे हैं या फिर एजेंट बेच रहे हैं, क्योंकि डेवलपर ने तो मार्केट में एजेंट को डिटेल दे दी, अब एजेंट उसे एडवर्टाइज कर रहे हैं। अगर डेवलपर की बात करें तो उसका कहना होता है कि मैं सेल नहीं कर रहा हूं और टेक्निकली वो एजेंट के थ्रू सेल करता है और एजेंट उस प्रोजेक्ट की सेलिंग करके, बुकिंग करके अपने डेवलपर को लाके देता है। तो यहाँ एजेंट फ्रंट फुट पे खेल रहा है, डेवलपर बैक फुट पे खेल रहा है। डेवलपर अपनी तरफ से क्लेम करता है कि ऐसी कोई भी बुकिंग मैंने ओपन नहीं की, अगर कोई बुकिंग करता है तो मैं लायबल नहीं हूँ। तो क्यों एजेंट्स खुद फंस रहे हैं? जो प्रॉपर्टी डेवलपर खुद कह रहा है कि मैंने ओपन नहीं की है, क्यों आप उसमें फंसते हैं? ऐसे केस में एजेंट्स को भी अच्छी खासी पेनल्टी लगती है। तो यहाँ मेरे को लगता है अथॉरिटी को खुद अब सजग होने की ज़रूरत है। ऐसी कहीं पर भी अगर प्रैक्टिसेस चल रही हैं, एडवर्टीजमेंट्स चल रही हैं,
प्री लॉन्चेस ऑफ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। यहाँ पर अगर अथॉरिटी सख्त कदम नहीं उठाती है तो रियल एस्टेट मार्केट जिस हिसाब से बहुत अच्छी हो गई है, और G20 के बाद अगर बात करें तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट स्कोप है। इस टाइम अलग अलग कंट्रीज के लोग यहाँ इंडिया को बहुत अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स देख रहे हैं। तो ऐसी रियल एस्टेट मार्केट में फिर गंदगी ना मचे, उसके लिए अथॉरिटी को बहुत सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए। फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।